अब या तो कोई अपनी स्लॉट छोड़ेगा, खाली करेगा तो ही आपको मिल सकती है, या किसी एजेंट से रिजर्व सीट मिल सकती है। नई अपॉइंटमेंट बाई चांस है, अल्लाह करे कि ओपन हो जाए। जैसे कल रात में मैसेज करता रहा हूं, मलेशिया की अपॉइंटमेंट्स ओपन थी, लेकिन किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ग्रुप में भी मैंने बताया, तो अब मेरे पास किसी का माइग्रेस नंबर नहीं था, नहीं तो मैं बुक कर देता। एजेंट्स 3-3 लाख रुपया तक मांग रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। यह बात 110% कंफर्म है कि अब आपको टीआरसी नहीं मिला करेगी। टीआरसी आपको लिथुआनिया लैंड करने के बाद वहां जाकर अप्लाई करना पड़ेगी। अभी तक जिनके माइग्रेस इशू हो चुके हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स पर टीआरसी की सबमिशन करवा रहे हैं, वो इससे मुतासिर नहीं होंगे। जो नए लोग अप्लाई करने जा रहे हैं या जिनके माइग्रेस अभी इशू नहीं हुए, जिनके सिर्फ वर्क परमिट आए हैं, वो नए रूल के मुताबिक अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाएंगे। और आपकी सबमिशन या तो नेशनल डी वीजा की होगी या सी वीजा की होगी। सी वीजा होता है विजिट वीजा और डी वीजा होता है वर्क वीजा। डी वीजा जो होता है वो बाकायदा वर्क वीजा होता है, उसके लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि आपका वर्क परमिट, आपका माइग्रेस और दीगर चीजें, पीसीसी अपोस्टाइल करवा के, ये सारी चीजें लगा के जैसे आप टीआरसी की एप्लीकेशन देते थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ अब आप नेशनल डी वीजा की एप्लीकेशन दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। लिथुआनिया इमिग्रेशन की तरफ से जो खबर आनी थी, सांप पिटारी से बाहर आना था, ऊंट पहाड़ के नीचे आना था, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। लिथुआनिया की इमिग्रेशन की तरफ से नई अनाउंसमेंट आ चुकी है। मैं आपको सबूत के साथ, सारे तहफुजात के साथ आपको खबर दे रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में लिथुआनिया की इमिग्रेशन क्या करने जा रही है। टीआरसी मिलेगी, सी वीजा मिलेगा, डी वीजा मिलेगा, अपने होम कंट्री से अप्लाई करेंगे, बाहर जाएंगे, क्या होगा, सारी मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो देखने के बाद कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, व्हाट्सएप पर आकर पूछिए। अदरवाइज मैं आपकी क्यूरी का आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि वो सवाल जो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा वो आप मुझसे नहीं पूछेंगे। अगर कोई नया क्वेश्चन हो, दिमाग में आ जाए, मुमकिन है, इंसान हूं, कोई चीज रह भी जाती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर आकर। सबसे पहले वो दोस्त जो मुझसे पूछते हैं कि लिथुआनिया इमिग्रेशन 2025 में क्या करने जा रही है, ये तो हमें पता है कि हमें अपने होम कंट्री में अप्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जिन कंट्रीज में वीएफएस लिथुआनिया के लिए सर्विस नहीं दे रहा, वो अपने होम कंट्री में अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में कौन सी एम्बेसी डील करेगी लिथुआनिया की टीआरसी कार्ड की एप्लीकेशन को, या विजिट वीजा की एप्लीकेशन को, या नेशनल डी वीजा की एप्लीकेशन को? सी वीजा की एप्लीकेशन तो लिथुआनिया के लिए हंगरी एम्बेसी प्रोसीड कर रही थी एज फॉर नाउ, अभी तक कर रही थी और आइंदा भी करती रहेगी। और अभी तक जो इतलात मेरे पास आ रही हैं, सी और डी वीजा आप लेकर लिथुआनिया जा सकेंगे अपने होम कंट्री से। मुसद्दका इतला है, कंफर्म इतला है। लिथुआनिया ये चार्ज हंगरी एम्बेसी को देता है या किसी और को देगा, ये अभी 50-50 चांस है। 50% से ज्यादा चांसेस यही हैं कि आप हंगरी एम्बेसी में ये एप्लीकेशन दे सकेंगे। ये बात 110% कंफर्म है कि अब आपको टीआरसी नहीं मिला करेगी। टीआरसी आपको लिथुआनिया लैंड करने के बाद वहां जाकर अप्लाई करना पड़ेगी। अभी तक जिनके माइग्रेस इशू हो चुके हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स पर टीआरसी की सबमिशन करवा रहे हैं, वो इससे मुतासिर नहीं होंगे। जो नए लोग अप्लाई करने जा रहे हैं या जिनके माइग्रेस अभी इशू नहीं हुए, जिनके सिर्फ वर्क परमिट आए हैं, वो नए रूल के मुताबिक अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाएंगे। और आपकी सबमिशन या तो नेशनल डी वीजा की होगी या सी वीजा की होगी। सी वीजा होता है विजिट वीजा और डी वीजा होता है वर्क वीजा। जो सी वीजा होता है, इसका आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा, मेरे जहन में भी आया था कि उसके लिए तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स सारे चाहिए होते हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपके प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होते हैं, अगर आप जॉब करते हैं सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड लेटर या वर्क परमिट जो होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, उसकी बुनियाद पर थोड़ी सी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे और आप अपना सी वीजा अप्लाई करके लैंड कर जाएंगे आसानी लिथुआनिया में। इसकी वीजा रेशो भी वैसी ही होगी जैसे टीआरसी की होती है।
फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आपको टीआरसी कार्ड पाकिस्तान से नहीं दिया जाएगा, आपको वहां जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या है, तो ये मैं स्क्रीन पर 2 ईमेल्स शो करवा रहा हूं। पहली वो ईमेल है जो माइग्रेस को की गई थी। माइग्रेस वालों से यह पूछा गया था कि लोग अपॉइंटमेंट्स की वजह से परेशान हैं, या फिर दूसरा सवाल यह था कि जो माइग्रेस वालों ने अपडेट की है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के माइग्रेस आ गए हैं, कुछ के प्रोसेसिंग में है, तो वो लोग क्या करें। तो उनका जवाब जो आया है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर शो करवाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आप चाहे सी वीजा लेकर आएं, आप चाहे डी वीजा लेकर आएं, आप जस्ट लिथुआनिया के अंदर होने चाहिए, उसके बाद आपको टीआरसी कार्ड अलाउ किया जाएगा, दिया जाएगा। यह 100% माइग्रेस की तरफ से मुसद्दिका इतला है कि आपको पाकिस्तान से अब नेशनल डी वीजा या सी वीजा दिया जाएगा। डी वीजा जो होता है वो बाकायदा वर्क वीजा होता है, उसके लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि आपका वर्क परमिट, आपका माइग्रेस और दीगर चीजें, पीसीसी अपोस्टाइल करवा के ये सारी चीजें लगा के जैसे आप टीआरसी की एप्लीकेशन देते थे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ अब आप नेशनल डी वीजा की एप्लीकेशन दे सकेंगे। लेकिन फर्क दोनों में यह होगा, लोग सी वीजा को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देंगे कि उसका प्रोसीजर एक तो छोटा होता है, जवाब आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और आसानी से वीजा लगने के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। डी वीजा की अपॉइंटमेंट भी मुश्किल से मिलेगी, जैसे अब आपको टीआरसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। जब ये सारा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा डी वीजा पर, तो फिर डी वीजा वाले परेशान हो जाएंगे कि डी वीजा की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। तो अब तक की इतलात मैंने आपको दे दी कि पहले हमने ये सवाल किया कि जो लोग अपॉइंटमेंट्स की वजह से परेशान हैं उनके लिए उन्होंने ये बताया कि आप दीगर वीएफएस सेंटर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं अपना सेंटर चेंज करवाने के बाद। लेकिन मसला अब ये आ रहा है, ये भी मैं आपको इतला दे रहा हूं, मेरे ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं उनको ऑलरेडी पता है। कुछ दोस्तों ने अपना सेंटर चेंज करवाने के लिए भी एप्लीकेशन दी तो उनके माइग्रेस ही कैंसिल हो गए हैं। अब माइग्रेस जिनके डिक्लाइन हुए थे या जिनके माइग्रेस में एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई थी, अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई थी, वो भी अब रीन्यू नहीं की जा रही। ये एज पर नाउ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं 11 दिसंबर 2024 की। जिनके माइग्रेस डिक्लाइन हो गए थे दिसंबर से पहले तक, 29 नवंबर 2024 तक मेरे पास इतलात है कि माइग्रेस रीन्यू हुए हैं जिनके डिक्लाइन हुए थे। बेशक ये भी हो सकता है कि दिसंबर में भी हुए हों, लेकिन अब नहीं कर रहे। अब यह खबर आ रही है कि जो डिक्लाइन भी हुए थे या जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी 31 दिसंबर से पहले, अगर वीएफएस आपको अपॉइंटमेंट अलॉट कर देता है और माइग्रेस आपको अपॉइंटमेंट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको नए तरीकाकार के मुताबिक अपने होम कंट्री में सबमिशन करवानी पड़ेगी। रही बात उन लोगों की जिन्होंने जनवरी की अपॉइंटमेंट्स उठाई हुई हैं, उम्मीद करता हूं कि उनकी सबमिशन हो जाए। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन ये मेरे पास जो इतलात आई हैं मैंने वो आपको बताई हैं। माइग्रेस वालों ने ये बोला है कि जिनके नए केसेस अप्लाई हो रहे हैं, जो दोस्त मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि हम अपने एजेंट को क्या बोलें, हमारा वर्क परमिट आया है, हमारा मेडिएशन लेटर आया है, बात याद रखिए, जब तक आपका माइग्रेस इशू नहीं हो जाता आपके वर्क परमिट का भी कोई फायदा नहीं है और आपके मेडिएशन लेटर का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि आप लोग पूछते हैं कि मेडिएशन लेटर एक्सपायर कब होता है। 5 महीने इसकी एक्सपायरी डेट होती है इश्यू होने की डेट से लेकर। इसके बाद जो माइग्रेस आपका इश्यू होता है उसकी 4 महीने डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात ये आती है, जो दोस्त स्टूडेंट्स मुझसे राब्ता करते हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई जो स्टूडेंट वीजा की वजह से परेशान हैं, उनको ये मैं बताता चलूं कि आपको जिस तरह भी जो भी अपॉइंटमेंट मिलती है आपकी इनटेक जाया होने का खदशा है। आप पेड अपॉइंटमेंट भी उठाकर चले जाएं, आप चाहे जनवरी की ले लें, फरवरी की ले लें, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर मिलती है तो ऑनलाइन चेक करें, अगर नहीं मिलती तो पेड अपॉइंटमेंट भी अगर आपको उठाकर जाना पड़ता है तो आप जा सकते हैं। आपके लिए ये कोई भी नई शर्त नहीं है, कोई भी नया कानून नहीं है। ये सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए है। जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर के वीजा पर जा रहे हैं, वेयर हाउस वर्कर के वीजा पर जा रहे हैं, कंक्रीट वर्कर के वीजा पर जा रहे हैं, या किसी भी छोटी कैटेगरी में फॉल करते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं, उनके लिए ये अपडेट है। ज्यादा हाईली क्वालिफाइड पर्संस के लिए, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो बड़े पेशावर लोग हैं, जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। वो एज इट इज अब जैसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो चाहे जनवरी में सबमिशन करवाएं, दिसंबर में करवाएं, फरवरी में करवाएं, आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलती है ताकि आपकी इनटेक जाया ना हो, आप उठाकर सबमिशन करवा सकते हैं।
बात क्लियर होगी। जो नए दोस्त अप्लाई करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी इनिशिएटिव ही नहीं लिया अप्लाई करने का, वो अभी ना लें, अभी रुक जाएं। आपके लिए यही है कि आप जनवरी तक सब्र कर लें, सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी। ये मैंने जो अपडेट्स दी हैं उन दोस्तों के लिए दी हैं जिन्होंने केस अप्लाई किए हुए हैं। जिन दोस्तों के माइग्रेस 30 नवंबर 2024 से पहले के आए हैं वो अपना सेंटर भी चेंज ना करें, मैंने पहले बोला हुआ है। अपने सेंटर में ही एप्लीकेशन देने की कोशिश करें और 31 दिसंबर से पहले देने की, जमा करवाने की कोशिश करें। अगर आपको अपॉइंटमेंट जनवरी की मिलती है, जाहिर सी बात है आप पेड अपॉइंटमेंट उठाएंगे। मेरे भाइयों ने बहुत अच्छी बात की ग्रुप में कि नए साल में नए कवानीन आ जाते हैं। जैसे अब उनकी मिनिमम सैलरी जो है 1200 यूरो अगर लिथुआनिया की है, तो नए साल में अगर $50 50 यूरो बढ़ा देते हैं, 1250 हो जाती है। तो जिन दोस्तों का 1200 यूरो सैलरी होगी वो नए साल में जब सबमिशन करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके थ्रेशोल्ड से नीचे होगी आपकी सैलरी कानून के मुताबिक, तो आपकी टीआरसी की कैंसिल हो सकती है एप्लीकेशन। ये बात भी जहन नशीन रखिए, एक एंगल से इसको भी देखिए। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपका सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जब मैं जवाब दूंगा सारे दोस्तों का भला हो जाएगा। और जो दोस्त नीचे आकर नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो पूनिया एक नाम का बंदा है, पता नहीं कौन है, नेगेटिव कमेंट करता है, तो खुदा के वास्ते नेगेटिव कमेंटिंग ना किया करें। मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता इंफॉर्मेशन देने के लिए। मेरे पास जो मुसद्दका इतला होती है, अब इससे बढ़कर सबूत क्या दूं कि आपको मैंने ईमेल शो करवा दी है माइग्रेस की तरफ से। उन्होंने बोला है कि आप सी वीजा लेकर भी आ सकते हैं, आप डी वीजा लेकर भी लिथुआनिया लैंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका टीआरसी वहां जाकर अप्लाई होगा। वहां जाकर जाहिर सी बात है जिस कंपनी के स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स पर आप ट्रैवल करेंगे वही कंपनी आपका टीआरसी अप्लाई करेगी और आप उधर जाकर टीआरसी ले सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलती है उठाएं और अपनी इनटेक से पहले, क्योंकि जब आप सबमिशन करवा देते हैं 90 डेज फिर भी लग जाते हैं आपका आंसर आने में। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी यह राय है कि आप वो वाला वीएफएस सिलेक्ट करें जहां पर वीजा रेशो भी अच्छी हो और आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाए। यानी कि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, सिंगापुर, इन वीएफएस में वर्क वीजा का लोड कम है तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा ब्राइट हैं। और जिन दोस्तों ने अभी अप्लाई नहीं किया वो अभी रुक जाएं, अभी अप्लाई ना करें। जिन दोस्तों के माइग्रेस डिक्लाइन हुए हैं वो अपनी एप्लीकेशन दे के रखें। अगर आपका माइग्रेस रीन्यू हो जाता है तो आप नई अपॉइंटमेंट उठाएंगे, पुरानी अपॉइंटमेंट पर आप सबमिशन नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि जब आप वीएफएस में जाके सबमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो आपका डाटा माइग्रेस की तरफ से वीएफएस को भी हासिल हुआ होता है। वो आपके माइग्रेस नंबर से आपको पहचानते हैं, आपका नाम, आपका वल्दियत कुछ भी उनको नहीं पता होता। अगर आपके पास जो माइग्रेस है वो और वीएफएस के पास जो माइग्रेस है वो वाला मैच होता है तो ही आपकी सबमिशन हो सकेगी। जिन दोस्तों के डिक्लाइन हुए हैं और उनके रीन्यू हो रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए और मुझे व्हाट्सएप पर आकर भी जरूर बताइए, मैं ताकि लोगों को आगाह कर सकूं। कुछ दोस्तों के डिक्लाइन होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि डिक्लाइन हुए हैं, दोबारा रीन्यू भी नहीं किए जा रहे। जिन दोस्तों के पहले ये इतला आ रही थी कि रीन्यू होंगे और 31 दिसंबर तक या तो आपको वीएफएस खुद ईमेल करके या कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट देगा, अगर वो नहीं देता तो माइग्रेस वाले देंगे। पिछले दिनों मैंने यही वीडियो में बताया आपको, लेकिन अब ये हो गया है कि वो रीन्यू ही नहीं कर रहे। और वीएफएस वाले भी, मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट्स मौजूद है ईमेल के, वीएफएस ने जो की है कि अगर आपका माइग्रेस नंबर नया आ गया है तो आपको नई अपॉइंटमेंट उठानी पड़ेगी। और एक और बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जो एजेंट्स हजरात हैं इन्होंने अपॉइंटमेंट्स पहले से उठा रखी होती हैं। अब जो लोग दिसंबर की अपॉइंटमेंट्स उठाने का या बुक करने का सोच रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी रिजर्व्ड, जिन एजेंट्स के पास रिजर्व्ड अपॉइंटमेंट्स पड़ी हैं, आपको वही मिल सकती हैं, क्योंकि जनवरी की अपॉइंटमेंट्स अब आपको मिल रही हैं एजेंट्स के थ्रू। क्योंकि अब यानी कि अब दिसंबर चल रहा है ना, तो दिसंबर में जनवरी की अपॉइंटमेंट बुक होंगी। जो दिसंबर की अपॉइंटमेंट थी वो नवंबर में बुक हो गई थी और जिन लोगों ने उठानी थी उन लोगों ने बुक कर ली हुई हैं। अब या तो कोई अपनी स्लॉट छोड़ेगा, खाली करेगा तो ही आपको मिल सकती है, या किसी एजेंट से रिजर्व्ड सीट मिल सकती है। नई अपॉइंटमेंट बाई चांस है, अल्लाह करे कि ओपन हो जाए। जैसे कल रात में मैसेज करता रहा हूं, मलेशिया की अपॉइंटमेंट्स ओपन थी लेकिन किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
ग्रुप में भी मैंने बताया। तो अब मेरे पास किसी का माइग्रेस नंबर नहीं था, नहीं तो मैं बुक कर देता। एजेंट्स 3-3 लाख रुपया तक मांग रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। तो बहुत से दोस्त परेशान हैं, परेशानी आपकी मैं दूर किए देता हूं। जिन दोस्तों के माइग्रेस एक्टिव है अभी, वो अपनी अगर मिल सकती है 31 दिसंबर तक अपॉइंटमेंट उठाएं। अगर नहीं मिलती तो आप जनवरी में भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन अपनी सैलरी को देख लीजिएगा। मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर आपकी उसके थ्रेशोल्ड से कम होगी तो आपका डिक्लाइन हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि नए जो एजेंट्स जो दोस्तों को नए तरीकाकार के बारे में बता रहे हैं कि आप नए तरीकाकार के मुताबिक नए साल में अप्लाई कीजिएगा, वो भी गलत नहीं कह रहे। अगर आपको आपके एजेंट पर एतबार है तो आप उसकी बात जरूर माने। नए साल में नए तरीकाकार के तहत अप्लाई कर लीजिएगा। 3 से 4 लाख रुपए का आपका अदर कंट्री ट्रेवल करने का खर्चा बच जाएगा। आप अपने होम कंट्री में अप्लाई भी कर सकेंगे, एप्लीकेशन सबमिट भी कर सकेंगे और घर में ही इंतजार करेंगे, चाहे 2 महीने लग जाएं या 3 महीने, और रिजल्ट आने पर आपको आपका वीजा अगर ग्रांट हो जाता है। मकसद तो शेंजन में इंटर होने का है ना, मकसद तो यूरोप में जाने का है। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि आपका 3-4 लाख रुपए का एक्सपेंस बच जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। खुद से अगर आप लिथुआनिया, लाटविया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया इन कंट्रीज में खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चैनल पर पिछली वीडियो जो मेरी पड़ी है वो जरूर देखिए। आपको पता चलेगा आप खुद से एजेंट के बगैर ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीवी और कवर लेटर अपना बनाकर अप्लाई करेंगे आप। अगर आप खुद से नहीं बना सकते तो आपका भाई ये आपके लिए सर्विस देने को तैयार है। मैं पहले भी बताता रहता हूं, पहले कोशिश करें खुद बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे राब्ता करके तमाम तर डिटेल्स ले सकते हैं। जो दोस्त मुझसे सर्विस ले रहे हैं वो कमेंट में आकर बताएंगे कि मैंने उनको कैसे अकोमोडेट किया। वैसे भी अगर कोई मुझसे आकर कोई भाई सवाल करता है तो आप सब गवाह हैं। मेरे जो कम्युनिटी है, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो मुझे बताएंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली, कि मैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। तो अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।